आपकी आज एक खास मुलाकात में आज मुलाकात कर रहे हैं गिरिराज जी गर्ग। आप महासचिव संगठन के पद पे रह चुके पीसीसी में, राजस्थान पीसीसी में, और व्यापार कल्याण बोर्ड के सदस्य के रूप में आपने, वाइस चेयरमैन के रूप में आपने काम किया। गिरिराज जी, आपका स्वागत है आपकी आवाज़ पे। धन्यवाद जी। क्या कहना चाहेंगे जो अभी पॉलिटिक्स चल रही है, विधानसभा इलेक्शन गया, फिर लोकसभा का इलेक्शन हुआ, किस तरह से देखते हैं लोकसभा में जिस तरह से कांग्रेस को 99 सीटें मिली, इन 99 सीटों के बारे में आपका क्या कहना है? और मैं चाहूँगा एक बार इन सब चर्चा शुरू होने से पहले, पॉलिटिकल चर्चा शुरू होने से पहले आप अपना परिचय दें हमारे व्यूवर्स को। मेरा नाम गिरिराज गर्ग है। मैं विचारधारा से कांग्रेसी हूँ और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मैं 23 साल पदाधिकारी रहा, सेक्रेटरी रहा, संगठन मंत्री रहा, महासचिव संगठन रहा, 3 बार एआईसीसी का मेंबर रहा। पिछली सरकार में मुझे व्यापार कल्याण बोर्ड का वाइस चेयरमैन बनाया गया था और 40 साल से मैं कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहा हूं निरंतर। पिताजी भी विचारधारा से कांग्रेसी थे, दादाजी भी कांग्रेसी थे। जयपुर शहर में 130 साल से हम निवास कर रहे हैं और एक लंबा इतिहास है जयपुर शहर का। जी, आपने कहा पिताजी भी कांग्रेसी थे, दादाजी भी कांग्रेसी रहे और आप भी कांग्रेसी हैं, तो किस तरह से देखते हैं कांग्रेस की अभी 60 साल में जो व्यवस्था, संगठन की व्यवस्थाओं को देखते हैं? सारी चर्चा करेंगे डिटेल से। आप अभी वाली कांग्रेस को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से समय का बदलाव है। आज कांग्रेस जो है जिस स्थिति में है, वो पहले भी एक दौर ऐसा आया था, 1977 का हमने देखा है, 1964 का देखा है, जब कांग्रेस स्प्लिट हुई, डिवाइडेशन हुआ, अर्श कांग्रेस बनी, कई लोग जो है मोरारजी खाली हो गई थी कांग्रेस, कामराज नाडा वगैरह जो है वो कांग्रेस छोड़ के गए। लेकिन उसके बाद 77 के बाद जब 80 का दौर आया तो दोबारा से जो है वो कांग्रेस पुनः इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो है वो खड़ी हुई और पूरे देश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और उसके बाद लगातार कांग्रेस की 90 तक सरकारें रही। जी, आपने कहा 90 तक सरकारें रही। अभी प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं। विधानसभा इलेक्शन गए हैं, कांग्रेस ने अच्छी टक्कर दी राजस्थान में। उसके अलावा लोकसभा इलेक्शन में भी कांग्रेस 99 सीटें लेके आई आज इंडिया लेवल पे। किस तरह से देखते हैं 99 सीटें से कांग्रेस संतुष्ट है? राहुल गांधी संतुष्ट है? देखिए, राजस्थान की जो बात आपने की, राजस्थान के अंदर पिछले 5 साल में जो सरकार रही, उस सरकार ने गरीब को गणेश मान के जो काम किए थे, जिस तरह की योजनाएं कांग्रेस सरकार, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी लेके आए थे, वो जनता ने मन से उसकी सराहना की थी। और निश्चित रूप से 5 साल शासन बहुत बढ़िया रहा। भारतीय जनता पार्टी के पास कांग्रेस की आलोचना करने के लिए ऐसा कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन कहीं आंतरिक राजनीति जो थी और टिकट का बंटवारा जो था, उसके कारण कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा और कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई। लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव के अंदर राजस्थान की जनता ने यह महसूस किया कि कांग्रेस की सरकार जो राजस्थान में नहीं बनी, उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ और जनता का मन बना। और जनता का मन बनने के बाद में जहां राजस्थान में मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय मंत्री ये कह रहे थे कि 25 की 25 सीटें जीतेंगे और पहले से ज़्यादा बहुमत से जीतेंगे, वो अहंकार था। जनता ने उस अहंकार को तोड़ा और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को आधी सीटों पे, 14 सीटों पे सिमटा दिया। 11 सीटें विपक्ष को देके एक बहुत बड़ा परिवर्तन और एक संकेत दिया है कि अहंकार की राजनीति में कहीं कोई जगह नहीं है। आप जनता की सेवा करने के लिए जनता के ट्रस्टी हो। जनता ने आपको सेवा करने के लिए चुना है, शासन भोगने के लिए नहीं चुना। जी, आपने कहा कि जनता ने आपको शासन भोगने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए चुना है। तो कांग्रेस ने क्या 5 साल सेवा की? राजस्थान में जो गहलोत सरकार ने जो 5 साल सेवाएं दी और उस सेवाओं से कांग्रेसी विमुख हो गए थे। कांग्रेस अपने मंत्रिमंडल से संतुष्ट नहीं थे जो कांग्रेस के नेता थे, और कांग्रेस में जो भ्रष्टाचार की जो नदियां बही, राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, जो 20,000 करोड़ का जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार हुआ, मेडिकल में भ्रष्टाचार हुआ, जो पीएचडी में भ्रष्टाचार हुआ, किस तरह से देखते हैं इस भ्रष्टाचार को? जो आपसी लड़ाई, वो किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, राजस्थान में जो सरकार चली, उस सरकार ने जिस तरह की योजनाएं जनता के बीच में लेके आई,
और उसी का परिणाम था कि आज राजस्थान में मजबूती के साथ विपक्ष की कांग्रेस की 70 सीटें आई और 15 सीटें जो है दूसरी पार्टियों की आई, बीजेपी की 115 सीटें आई। और जो आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाने के लिए समय समय पे कार्रवाइयाँ की है और समय समय पे हुआ है, लेकिन इतिहास गवाह है कि आप कांग्रेस के अलावा जो पिछला भारतीय जनता पार्टी का शासन देखें, उसके अंदर भ्रष्टाचार की जो चरम सीमा और पराकाष्ठाएं हुई थी। स्वर्गीय भैरू सिंह जी शेखावत ने जो 50,000 करोड़ का आरोप लगाया था, वो पार्टी के भीष्म पिता में थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगाया था ये कि माइंस के अंदर 50,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो ये भ्रष्टाचार की जो बातें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को करने का कोई हक नहीं है। ये एक व्यवस्था है, अधिकारी अगर कहीं भ्रष्टाचार करता है तो सरकार उसके ऊपर कार्रवाई भी करती है। आपने भ्रष्टाचार की बात की, आपने कहा कि बीजेपी के भैरू सिंह शेखावत ने खुद ने आरोप लगाया कि 50,000 करोड़ का खनन घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। तो क्या कांग्रेस की गवर्नमेंट रहते हुए ये जो भ्रष्टाचार है वो वाजिब है? किस तरह से देखते हैं? संगठन के आपके कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाना शुरू किया जी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ही काम नहीं हो रहा सरकार में। किस तरह से देखते हैं? कहीं ना कहीं संगठन कमजोर रहा। देखिए, वर्तमान सरकार के खिलाफ वर्तमान सरकार के मंत्री जिस तरह से इस्तीफा दे के बाहर आते हैं, जिस तरह से आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का, ये तो जग जाहिर है। अभी तो 6 महीने की सरकार है, बहुत शिशु अवस्था में है। उसके बाद भ्रष्टाचार के आरोप मंत्री लगा रहे हैं जो अंदर बैठे हुए हैं, सरकार के अंदर बैठे हुए हैं। तो भ्रष्टाचार के लिए जो आप बात कर रहे हैं, ये सरकार जो है वो सरकार 6 महीने में 7 महीने में कोई काम नहीं किया है। और माननीय किरोड़ीलाल जी मीणा ने तो खुलेआम भ्रष्टाचार नहीं, आरोप नहीं लगाए उन्होंने दूसरी वजह से जो दौसा की सीट संसद की जो सीट हारने की वजह से उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा देता हूं, मैं सीट बरकरार नहीं रख सका दौसा में। किस तरह से देखते हैं कि आपकी सरकार में रहते हुए भ्रष्टाचार हुआ, गहलोत सरकार में मेडिकल में हुआ, पीएचडी में हुआ, जो 20-20 हज़ार करोड़ का जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार, किरोड़ीलाल मीणा की बात कर रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया। और भी बहुत सारे ये जेडीए में पट्टों में भ्रष्टाचार हुआ। किस तरह से देखते हैं? संगठन वो कमजोर था। गहलोत केवल उपलब्धियां गिनाने में ही रह गए। गहलोत केवल अपने नेताओं को, अपने सागिद को केवल ओबलाइज करने में रह गए। देखिए, आपने जो पट्टों की बात की, अरुण जी, 15 लाख पट्टे उस गरीब आम आदमी को कांग्रेस सरकार ने दिए जी। और भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के अंदर जो जवाब दिया उसमें मात्र 14 पट्टे फर्जी पाए गए। वहाँ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा कि सरकार के हाथ खुले हुए हैं, आप कार्रवाई कीजिए, जिन्होंने गलत पट्टे जारी किए उनको जेल भेजिए। आपने जल जीवन मिशन की बात की। आज 8 महीने से सरकार में बैठे हुए लोग एक राजनेता के खिलाफ कोई ना किसी प्रकार का आरोप साबित नहीं कर पाए। चार्जशीट दे दी गई है शायद मुझे, कांग्रेस के किसी वो अधिकारियों को दिए, तो अधिकारी जो करेगा वो भरेगा। लेकिन सरकार ना रहते हुए आप जो आरोप लगा रहे हो, कांग्रेस के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार जो है वो नीचे अधिकारी जो करते हैं वो भुगतते हैं। लेकिन आप जो कह रहे हो ना, भ्रष्टाचार के साथ साथ ये एक ना बीमारी है देश के अंदर। आज केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, भ्रष्टाचार जो है वो सब जगह है, ऐसा नहीं जी। है। आपने स्वीकार किया भ्रष्टाचार सब जगह। संगठन की बात करते हैं, जो संगठन में खुद सोनिया गांधी जी ने गहलोत जी को ऑफर किया कि आप अध्यक्ष बन जाइए, पीसीसी का अध्यक्ष। राजस्थान से पीसीसी का अध्यक्ष होना कितनी बड़ी बात है। मुझे लगता है कि पता नहीं कितने राजस्थानी उसमें संगठन में चले जाते हैं और कितने राजस्थानियों का भला हो जाता है। गहलोत जी ने तो अपनी सरकार भोग लिया ना, 25-30 सालों से भोग ही रहे हैं, कांग्रेस की सेवाओं को दे रहे हैं और भोग भी रहे हैं व्यवस्थाओं को, सीट्स को भोग लिया। 3 बार मुख्यमंत्री होने के बावजूद उन्होंने मुख्यमंत्री का पद इतनी लालसा रही कि उन्होंने छोड़ा नहीं। सोनिया जी के कहने पे नहीं छोड़ा। क्या कहना चाहेंगे कि पद भारी हो गया? देखिए, ऐसा नहीं है, ये सब आदमी के व्यक्तिगत निर्णय होते हैं। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने व्यक्तिगत निर्णय उनका था कि मैं राजस्थान की जनता की सेवा करूं, इसलिए उन्होंने जो है वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष जो है वो बनना स्वीकार नहीं किया। और कांग्रेस ने जो फैसला किया, माननीय खड़गे जी को जो अध्यक्ष बनाया, आज एक दलित नेता को पूरे देश के अंदर कांग्रेस ने ये पहचान और ये बताया कि कांग्रेस आज भी सब धर्मों। आपने जोरदार बात कही, आपने कहा कि दलित नेता को अध्यक्ष बना दिया। तो वो गहलोत जी क्या ब्राह्मण थे, बनिए थे?
वो भी तो ओबीसी से आते थे, देखो, वो लेकिन- भी किसी कास्ट, अगर आप कास्ट की बात कर रहे हैं, उनका आपने कहा खुद का दलित निर्णय नेता था। को अध्यक्ष बनाना उनका- बहुत बढ़िया बात है। उनका खुद का निर्णय था गहलोत जी का राजस्थान में मुख्यमंत्री बने रहना, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय था। कांग्रेस ने तो ऑफर किया था उनको, सोनिया गांधी जी ने तो कहा था, लेकिन उनका निर्णय जो था वो व्यक्तिगत निर्णय था कि मुझे राजस्थान की जनता बीजेपी का कहना है केवल खड़गे जी जो केवल सिग्नेचर अध्यक्ष रहे हैं, जैसे मनमोहन सिंह जी पीएम थे, जो अध्यक्ष की सीट है या डिसीजन है तो गांधी फैमिली लेती आई है, लेती रहेगी। क्या कहना है, क्या संगठन में केवल गांधी फैमिली मतलब सिग्नेचर चलेगा? देखिए, आप कब अध्यक्ष बनेंगे? गांधी परिवार का इतिहास जो है वो देश की जनता जानती है, और गांधी परिवार ने जो इस देश के लिए त्याग, तपस्या और जो बलिदान दिया है उसको देश की जनता भुला नहीं सकती है। प्रधानमंत्री, देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल जी नेहरू, जो जिनके पिताजी विश्व के सबसे बड़े बैरिस्टर थे, सबसे बड़े देश के पूंजीपति और पैसे वाले थे परिवार, उसके बाद उन्होंने 10 साल से ज़्यादा यातनाएं भोगी जेल में, इस आज़ादी के आंदोलन के लिए, भारत माता की आज़ादी के लिए। उसके बाद आपने देखा स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने इस देश के अंदर खालिस्तान नहीं बने, देश के 2 टुकड़े नहीं हो, अपनी जान दे दी, लेकिन इस देश को नहीं बंटने दिया। उसके बाद राजीव गांधी जो आए, राजीव गांधी ने जब तमिलों पे अत्याचार हो रहा था, उन्होंने शांति सेना भेज के अत्याचार खत्म करवाया। उसका परिणाम ये रहा कि उनको अपनी जान गंवानी पड़ी, शरीर के चिथड़े हो गए, 40 टुकड़ों में उनका शरीर जो है तिरंगे में लिपट के वापस आया। आज आप जो बात कर रहे हैं, आज त्याग की जो बात कर रहे हैं, इस गांधी परिवार का त्याग भुलाया नहीं जा सकता। देश की आज़ादी के बाद जो इनका निजी भवन था, आनंद भवन, उस आनंद भवन को इन्होंने सार्वजनिक रूप से जनता को समर्पित किया। देश के अंदर, राजधानी दिल्ली के अंदर 3 मूर्ति भवन जो इनकी निजी संपत्ति थी, उसको इन्होंने देश के आपने लिए संपत्ति की बात कर रहे हैं, हराड़ की भी बात कर लीजिए, जो अभी केस चल रहा है राहुल गांधी पे और सोनिया गांधी पे। ये सब मैनिपुलेटेड है। 10,000 करोड़ का जो प्रॉपर्टी घोटाला है, आप जो केस की बात कर रहे हैं, केस तो जो है वो विपक्ष को दबाने के लिए, आवाज को दबाने के लिए, ये सब मैनिपुलेटेड है। और आप जो बात कर रहे हैं कि हेराल्ड वाला केस, हेराल्ड के अंदर जो है किसी प्रकार का कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ। हेराल्ड जो था उसकी संपत्तियां आज भी वैसी की वैसी है। फिर क्यों नहीं कार्रवाई की? फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी? नहीं चलो, बेल देना का मतलब ये थोड़ी है वो अपराध हो गए, वो तो बेल तो प्रोसीजर है, ठीक है। अभी प्रेजेंट में वापस राजस्थान पे आ जाते हैं। जो गहलोत जी ने ईआरसीसी को रोका, कांग्रेस की मध्य प्रदेश में भी सरकार थी, आप राजस्थान में कांग्रेस में राज कर ही रहे थे, तो क्यों नहीं ईआरसीपी? जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट आई इस बार, तो उन्होंने 6 महीने में ईआरसीपी पे समझौता करके और सिग्नेचर करके, और आज ईआरसीपी प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। किस तरह से देखते हैं आप इस राजनीति को? राजस्थान की कांग्रेसी जनता, राजस्थान में जनता के कट घोटे, पानी के लिए कट घोटे, गला सूखा कर दिया, किस तरह से देखते हैं इस अपराध को? फूलवाल जी, आप अपडेट होइए। ईआरसीपी का प्रोजेक्ट जो था वो पिछली बीजेपी की गवर्नमेंट में बना था, कांग्रेस की जाते हुए बनाया था 18 में, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने उसको आगे बढ़ाया। और आपने देखा होगा राजस्थान से जल शक्ति मंत्री जो थे जोधपुर से, उनके ने सार्वजनिक रूप से अजमेर की सभा में कहा, जयपुर की सभा में कहा कि ईआरसीपी जो है वो बहुत जल्दी केंद्रीय योजना घोषित की जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने खुद ने कहा, वीडियो है, अगर आप चाहें तो मैं निकाल के बता दूं। और उसके बाद आपने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए कि उसका श्रेय कांग्रेस को नहीं मिल जाए। और आपने देखा होगा कि कांग्रेस सरकार ने ईआरसीपी के ऊपर एक अलग से बजट की घोषणा की, और मुख्यमंत्री जी ने कहा यदि केंद्र सरकार बजट नहीं भी देगी तो कांग्रेस सरकार ईआरसीपी को लागू करके रहेगी। 13 जिलों को जो है पानी उपलब्ध करा के 8,000 करोड़ की शायद घोषणा की थी, काम भी हुआ उसमें, लेकिन केवल राजनीति के कारण वो मतलब ईआरसीपी योजना 5 साल अटकाई रखी फाइल में। जाते जाते उन्होंने 8,000 लास्ट ईयर 8,000 करोड़ का साइन किया और कुछ निर्माण भी हुआ, ऐसा नहीं हुआ, काम हुआ, लेकिन 4 साल बाद उन्होंने ईआरसीपी को लिया। मुझे एक बात बताइए, जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है हजारों करोड़ का है, और केंद्र सरकार के, राजस्थान के जल शक्ति मंत्री जब सार्वजनिक रूप से ये कह रहे हैं, राजस्थानी केंद्र सरकार, हाँ केंद्र सरकार का है, लेकिन राजस्थान सरकार के जो राजस्थान से जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे जल शक्ति मंत्री, जोधपुर से जो सांसद थे, उन्होंने जब सार्वजनिक रूप से कहा और प्रधानमंत्री के मुंह से कहलवा दिया, उसके बाद राजनीति किसने की? कांग्रेस ने की या भारतीय जनता पार्टी ने की? क्यों नहीं उन्होंने उस प्रोजेक्ट को केंद्र ना राष्ट्रीय ना प्रोजेक्ट घोषित किया? श्रीमान, उसमें क्या होता है, राष्ट्रीय परियोजना घोषणा के कुछ नियम कायदे हैं, आप भी नियम कायदे
जानते हैं, मुझे नहीं लगता उन नियम कायदों से अनभिज्ञ है। वो मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो बंटवारा होना था जल का, वो बंटवारा नहीं, सिग्नेचर नहीं किया, आपसी समझौता नहीं किया, वो उस पर डालते रहे, बस वही ERCC प्रोजेक्ट उनको अटकाना था। केंद्र सरकार ने उसको मंजूरी कैसे देगी जब वो आपस में सिग्नेचर ही नहीं होंगे, पेपर डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज नहीं होंगे, साइन होंगे, तो कैसे काम करेगी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट? वो आप मध्य प्रदेश की आप बात कर रहे हैं। हाँ। मध्य प्रदेश में तो शासन कांग्रेस का 1.25 साल का रहा। उस शासन की दौरान की बात कर रहा हूं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने खरोद फरोद करके वहां भारतीय जनता पार्टी का शासन हो गया। तो जब भारतीय जनता पार्टी का शासन हो गया और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, तो राजस्थान सरकार की बात भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री क्यों मानेगा, क्यों साइन करेगा, जब तक ऊपर से केंद्र सरकार नहीं कहेगी। जब केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति नहीं थी, जब उनके नियति इच्छा शक्ति होते हुए तो 6 महीने में हो गया, 3 महीने में हो गया समझौता। उस समय क्या हो गया था? क्या जनता का प्रोजेक्ट था या कांग्रेस का प्रोजेक्ट था? वो तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। कांग्रेस ने तो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की राजस्थान की जनता के साथ में। उसका परिणाम रहा कि पूरी राजस्थान की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। ये ERCP का कारण था कि जो राजनीति की भारतीय जनता पार्टी ने, जनता ने उसको स्वीकार किया और कहा कि अब आप आइए। और आपने देखा दौसा, करौली, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर, 4 सीटों से भारतीय जनता पार्टी को बाहर कर दिया। इस जीत को क्या कहेंगे? 11 सीटें जो कांग्रेस और संगठन में, कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने जीती है, 1 सीट अदर को मिली है और 10 सीटें आपको। किस तरह से देखते हैं? ये संगठन की जीत है, विचारधारा की जीत है, या बीजेपी ने जो आरोप लगाया कि कांग्रेस बांट के राज करना चाहती है, उस राज की जीत है? देखो, कांग्रेस हमेशा देश की आजादी के आंदोलन में 65 साल कांग्रेस ने संघर्ष किया। कांग्रेस ने कोई कल्पना नहीं कर सकता। हर बात ये शामिल था उसमें, कांग्रेस और बीजेपी क्या करेगी? महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो आंदोलन चला उसमें सर हर बात ये उस समय तत्कालीन जो RSS और विश्व जो हिंदू महासभा थी, उन्होंने आज़ादी के आंदोलन का विरोध किया, अंग्रेजों की गुलामी की मुखबरी की, और यहाँ तक कहा कि अंग्रेजों के साथ में मिलके, आपने देखा होगा खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी का माफीनामा जो है वो सार्वजनिक रूप से पड़ा हुआ है, जब उन्होंने जेल से माफीनामा तो कई कांग्रेसियों का भी है, वो सिग्नेचर है। उस समय जो पड़तालें दी जाती थी वो एक रणनीति होती थी, आप भी जानते हैं, और समझ मुझे नहीं लगता कि व्यूवर्स को बतानी, वो रणनीति के तहत उन माफीनामा मांगना पड़ता है, मतलब देना पड़ता है सरकार को। अगर बाहर आना है आपको जेल से और देश हित में काम करना है, आंदोलन को आगे बढ़ाना है, तो माफी मांगना। बहुत सारे कांग्रेसियों ने भी दिया। आप एक कांग्रेसी का नाम बता दें जिन्होंने माफीनामा दिया हो। एक जनरल बात करना है अलग बात है, कांग्रेस का तो इतिहास है, मैं आपको एक नहीं 100 नाम गिना दूं। बीजेपी का कहना है कि नेहरू जी ने तो जेलों को भोगा है। हाँ, जो बीजेपी कह रही है तो हकीकत है। हकीकत भारतीय जनता पार्टी का किस तरह से भोग है? आप एक मैं भोगने की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो यातनाएं जो यातनाओं भोगने की बात नहीं। बीजेपी का आरोप है नेहरू जी ने जेलों में जो नहीं, बीजेपी तो 10 साल से यही कह रही है कि ना हर गलती जो है वो नेहरू जी कर गए, हर गलती। तो आप क्या कर रहे हो 10 साल से? एक देश की कहावत है कि एक बार किसी चमार को राजा बना दिया था, उसने एक दिन में चमड़े के सिक्के चला दिए थे। आज 10 साल से मोदी जी शासन कर रहे हैं, 10 साल से बात कर रहे हैं, स्टेटिक्स की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो राम मंदिर का निर्माण बीजेपी में हुआ, बीजेपी लेके आई आंदोलन, उसने निर्माण कराया। धारा 370 हटाने का काम बीजेपी ने किया, नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। बीजेपी उस एजेंडे पे चल रही थी, 370 हटेगी। कांग्रेस वाले बोलते रहे कि ये घिस के हटेगी, और बीजेपी आई और झटके से हटा दिया, बिल्कुल पिन ड्रॉप शांति से हटा दिया। बहुत सारे कांग्रेसियों ने कहा और कांग्रेसियों के सहयोगी ने कहा कि खून की नदियाँ बह जाएगी। आप इस तरह से आप देश को बांटना चाहेंगे? राम मंदिर बना, रोडवेज में, हाईवेज में जो काम हुआ, रेलवे में जो काम हुआ, वो आपको काम दिख रहा होगा ना, आप भी तो यहीं पे हैं। GST लगा, रिफॉर्म, राहुल गांधी कहते हैं कि गब्बर सिंह टैक्स है। किस तरह से देखते हैं ये विचारधारा? क्या मतलब? देखिए, आपने जो कहा धारा 370 हटी, मुझे एक बात बताइए, 370 धारा हटने का राजस्थान के या हिंदुस्तान के आम नागरिक को क्या लाभ मिला? आज कश्मीर के अंदर 10 साल के अंदर जो ये कहते थे कि 370 हटा के हमने कश्मीर को शांत कर दिया, आतंकवादियाँ गतियाँ खत्म हो गई। पिछले दिनों ही आपने देखा होगा, मेरे खुद के क्षेत्र के जो लोग कश्मीर गए थे, उसमें से 4 लोगों को जो है आतंककारियों ने बस में से बैठे हुए बस में उनको मारा, और मुरलीपुरा के 2 थे, 2 चोमू के थे। आम आदमी की सुरक्षा, सैनिक रोज वहाँ शहीद हो रहे हैं। 2-3 अखबार पढ़ो आप, तो फिर 370 धारा हटने का जो कह रहे हैं कि हमने शांति कर दी, 10 साल में इतने सैनिकों की ने अपनी शहादत दी है, हम गिनती नहीं कर सकते।
जो आप कह रहे हैं कि राम मंदिर बना, राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। राम मंदिर में भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका रही? इन्होंने तो राम मंदिर के नाम पे समय समय के ऊपर करोड़ों अरबों रुपए चंदा करके और उसका मिसयूज किया है, पैसा खाया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से मुस्लिम समाज को भी मस्जिद के लिए जगह दी और राम मंदिर बनाने के लिए भी जमीन नहीं, दी। कहीं ना कहीं तो सरकार की भी इच्छा शक्ति होती है ना। सरकार सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अगर सरकार नहीं दिला पाएगी और सरकार उस फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं कर पाएगी और उन सारी चीजों को वेरीफाइड नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं सरकार का भी रोल होता है ना। आप ये नहीं कह सकते केवल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया और राम मंदिर बन गया। सरकार की बात कर रहे हैं, मैं आपको अपडेट कर दूं कि जब 1990 में राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय 89 में सॉरी, उस समय राम मंदिर का जो मुद्दा 500 साल से अटका हुआ था, फैजाबाद कोर्ट का फैसला करवा के राम मंदिर के ताले किसने खुलवाए? फिर उसके बाद क्या हुआ? अरे पूरी बात तो सुनिए मेरी, आप पूरी बात तो सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं ना। उसके बाद मंदिर का शिलान्यास की बात आई, देश के सारे हिंदू समाज के साधु संतों को एकत्रित करके और बूटा सिंह उस समय गृह मंत्री थे, उनको भेज के उसका शिलान्यास करवाया मंदिर का। उसके बाद वो मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आ गया, उसके बाद वो मामला अटका। देश के 100 करोड़ हिंदुओं की राजीव गांधी के दिल में आस्था थी धर्म के प्रति, इसलिए उन्होंने राम मंदिर के ताले खुलाए। राजनीति नहीं की, शिलान्यास करवाया, राजनीति नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने हजारों नौजवानों को रथ यात्रा के नाम पे मरवा दिया। राजनीति राम के नाम पे, धर्म के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने की है, कांग्रेस ने कभी नहीं की राजनीति। कांग्रेस ने राम को ही डिनाई कर दिया, राम को ही नहीं माना कि राम तो काल्पनिक है। आप कह रहे हैं राजनीति नहीं की। आप किस आप हिंदू हैं, आप राम को काल्पनिक मानते हैं या कथा कहानियों का हिस्सा मानते हैं या हकीकत? मतलब अगर व्यक्ति कोई अपने विचार रखता है व्यक्ति और उसके ऊपर आप पूरी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हैं, ये कतई जायज नहीं है। कई तरह के लोग होते हैं, कई तरह के विचार होते हैं। गांधी फैमिली के विचार है श्रीमान, मैं आपको बता दूं। गांधी परिवार ने कभी ये नहीं कहा कि राम काल स्टेटमेंट दिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। आप मुझे बताइए, आप बताइए मुझे, कोर्ट में रिटर्न में दिया है, रिटर्न में। आप ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाई हुई है। अगर व्यक्ति विशेष कोई कहता है तो वो पार्टी का नहीं होता। जैसे समय समय के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है ये विचारधारा व्यक्तिगत इनके विचार हैं, पार्टी से इसका कोई संबंध नहीं है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा विनेश फोगट के ऊपर मध्य प्रदेश के एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि अगर 4 कपड़े खोल देती तो 100 ग्राम वजन जो है वो मायने नहीं रखता। फिर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये व्यक्तिगत उसके खिलाफ FIR हुई, उसको अरेस्ट किया भारतीय जनता पार्टी के नेता को। ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए हैं, तो क्या कल्पना कर सकते हैं आप? किस तरह से देखते हैं इस हकीकत को, इस चकाचौंध में जो डेवलपमेंट हो रहा है GST टैक्सेशन से, जो 1,60,000 करोड़, 1,50,000 करोड़, 70,000 करोड़, 80,000 करोड़ को आंकड़े छू रहा है GST टैक्सेशन, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, देश हित के अंदर GST शायद आपको जानकारी होगी, जब 20 साल तक कांग्रेस ने अटकाए रखा। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। 90 से GST की बात चल रही थी। जब यूपीए सरकार थी, यूपीए के सरकार के टाइम पे जब GST का बिल लाने का प्रयास किया था, देश के मुख्यमंत्रियों से पूछा गया था, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री, इन्होंने ही GST का विरोध किया था। रिटर्न में है ये बात कि उस समय इन्होंने GST का विरोध किया। GST जो है वो कांग्रेस सरकार जो है मात्र 12% और 16% पे लाना चाहती थी। आप इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि एक नौजवान जो पढ़ने के लिए जाता है, उसकी मोटरसाइकिल के ऊपर 28% टैक्स है, और एक उद्योगपति अगर हेलीकॉप्टर और प्लेन खरीदेगा उसके ऊपर मात्र 4% टैक्स है। ये देश का दुर्भाग्य है कि देश के कफन के ऊपर टैक्स लगाया हुआ है GST, बच्चे की रबड़ की पेंसिल और रबड़ के ऊपर GST लगाया हुआ है। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या होगा? की बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात कही आपने कि उद्योगपति वो जो हेलीकॉप्टर खरीदता है उसमें 4 लग्जरी टैक्स के बारे में नहीं जानते। 40% टैक्स है लग्जरी चीज़ों पे। आपने नहीं देखा जो इनकम टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, शायद 35 और 40%। आपने भी विरोध किया उन चीज़ों का कि 35-40% बहुत हैवी टैक्स है, होना ही नहीं चाहिए। जो अपर ग्रेड इनकम की बात कर रहे हैं वहाँ पे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मिडिल क्लास की, गरीब की पैरवी की है। जिन वस्तुओं पे टैक्स आम आदमी जिससे प्रभावित होता है, उस टैक्स के ऊपर जो है वो कांग्रेस अपना विचार रखती है। अगर जो व्यक्ति देश के अंदर बहुत बड़े उद्योगपति है, बड़े घराने हैं, उनके ऊपर टैक्स अगर सरकार लगाती है, कांग्रेस ने कभी विरोध नहीं किया। ये सब शोशोबाजी भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है और ये बात कतई स्वीकार्य जो कैपिटल पे जो टैक्स लगा है वो उचित है ना?
बिल्कुल, जो उद्योगपतियों पे टैक्स लगाया, जो ना देने में सक्षम है, जिनके 1-1 लाख करोड़ की, अभी 2-3 दिन पहले भास्कर के अंदर एक सर्वे छपा था कि देश के 10 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास में 60 लाख करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है। वो आज ही पैदा हो गए 10 साल में? नहीं, वो तो ना 10 साल में क्यों, 10 साल में तो जो पैदा हुए हैं वो आप सब जानते हैं कि 10 साल के अंदर जिस तरह से बैंकों को लूटा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने मित्रों को ओबलाइज किया है, जिस तरह से उनको मौजूदगी के अंदर, मतलब एयरपोर्ट से उनको टिकट लेके और वीजा बना के विदेशों में भगाया है, ये सब देश की जनता जानती है। ये मालिया और ये सब बीजेपी के राज में आया, कांग्रेस के राज में मालिया एक और भगोड़ा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में पूरी लिस्ट है जिनको क्या है कि देश लूट के और भगने की परमिशन दी गई, और आज तक उनको वापस लाने का कोई कार्यक्रम नहीं है कि उनको आप वापस लाने का कोई कार्यक्रम हो। अभी राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं और लगातार मुद्दा उठा रहे हैं। शायद कांग्रेस अभी कुछ ही दिनों में उस पर कुछ आंदोलन और सभाएं भी करने वाली है। किस तरह से देखते हैं, क्या जातिगत जनगणना इस परिप्रेक्ष्य में सही है? देखिए, जातिगत जनगणना का जहाँ तक सवाल है, बहुत लंबे समय के बाद ये महसूस किया गया कि ऐसे बहुत सी जातियां हैं जिनके साथ आज़ादी के बाद अभी भी उनको समानता का अधिकार नहीं मिला। 70 साल बाद भी न्याय नहीं मिला। इसलिए क्या है कि कांग्रेस और जातिगत जनगणना से न्याय मिल जाएगा? उनका बेसिक एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं कर रहे राहुल गांधी। निश्चित रूप से जब वो जातिगत जनगणना हो जाएगी, वो आंकड़े से क्या दिखाना चाहते हैं? एक जो आपके नक्शा सामने आ जाएगा। क्या नक्शा? और उसके बाद जो व्यवस्थाएं हैं, जो रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन के अंदर मैं छोटी सी बात बताता हूं। जातिगत जनगणना की आप बात कर रहे हैं, आज एससी का रिजर्वेशन है। राजस्थान की हम बात करें, एससी के रिजर्वेशन के अंदर कई ऐसी छोटी जातियां हैं जिनका आज तक कहीं कोई नाम निशान नहीं है। सिर्फ 1 या 2 जातियां जो है पूरा रिजर्वेशन का लाभ उठा रही है। क्या उनका हक नहीं है रिजर्वेशन का? तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अमेंडमेंट में चेंज किया है ना। केंद्र सरकार क्यों मना कर रही है? लागू करे केंद्र सरकार, फिर क्यों पीछे हट रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे? तो आपको केंद्र सरकार को कि सुप्रीम कोर्ट पे आंदोलन करे कि राहुल गांधी बोले कि लागू करना चाहिए। नहीं, आप जातिगत जनगणना पे आंदोलन कर रहे हैं, उस पर भी आंदोलन करके बोल दो। हर चीज राहुल गांधी आप बोल सकते हो ना, आप विपक्ष में बैठे हो ना, आप तो विपक्षी नहीं तो। विपक्ष तो अपनी बात कहता है, 10 साल में विपक्ष की बात सुनी क्या सरकार ने? विपक्ष के एक बात नहीं सुनी विपक्ष की। और अब जो सुप्रीम तो कहीं ना कहीं विपक्ष कमजोर है, मतलब अपनी बात अगर रखना नहीं जानता और मनवाने नहीं जानता तो विपक्ष कमजोर हुआ ना, आप कमजोर है। ऐसा है, जब राजा अहंकारी हो जाता है ना, तो उसके आगे सत्ता ही सब कुछ होती है, विपक्ष कुछ नहीं होता है। ये 10 साल में देश ने देखा है। आपको मैं छोटा सा उदाहरण बता दूं कि 10 साल पहले का विपक्ष कैसा हुआ करता था, शासन कैसा हुआ करता था। आपको अरुण जी ध्यान होगा शायद कि अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष थे और नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। उस पहले राजीव गांधी की सरकार थी। राजीव गांधी को जब ये मालूम पड़ा कि अटल जी स्वास्थ्य से बहुत ज़्यादा बीमार है, जिनका अमेरिका में ऑपरेशन होगा, एक देश का जो डेलीगेशन, सरकार का जो प्रतिनिधिमंडल था, वो जब जाने की तैयारी हुई, अटल बिहारी जी को बुला के खुद राजीव गांधी जी ने कहा कि आप इसका नेतृत्व करेंगे और आप इस डेलीगेशन को, उन्होंने कहा कि मैं नेता प्रतिपक्ष ने कहा, हाँ, सरकारी डेलीगेशन का पूरा विश्व आश्चर्यचकित हो गया था कि नहीं, ठीक है, जो अच्छे काम किया कांग्रेस ने। सुनिए आप, तो ये सत्ता पक्ष और विपक्ष की जिम्मेवारी थी कि जिस तरह की मानवता, जिस तरह का सहजपन था। आज 10 साल के अंदर जो शासन चला है, ये तो मजबूरी है। आज राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गया, इसलिए मोदी जी को बुला के और साथ बिठाना पड़ा, बात करनी पड़ी। पहले उसको बात तो नहीं करते थे। ये अहंकार जो है ना, प्रजातंत्र में चलता नहीं है। नहीं, किस पोजीशन पे बात करें, मतलब कोई ना कोई पोजीशन होती है ना। आपने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बन गए इसलिए बात करनी पड़ी। क्या राहुल गांधी इसलिए बात करके बुला के बात करते? कोई पोजीशन, सरकार जब अधिकारी या मंत्री 4 बार के सांसद हैं राष्ट्रीय पार्टी के। हाँ, तो उस स्तर पे तो बात नहीं, आम आदमी तो वो कांग्रेस पार्टी के 4 बार के सांसद हैं। राहुल गांधी है, आम आदमी नहीं है। आप ये बोलो राहुल गांधी आम आदमी नहीं है, सांसद एक होना। सांसद क्यों नहीं होना? सांसद के अंदर आप बोल रहे हैं राहुल गांधी को रिप्रेजेंट कर देना। सांसद तो बहुत सारे, 543 सारे सांसद आप भी सांसद बन जाए तो मोदी जी के पास टाइम लेके जाइए, और जा भी सकते हैं, कोई भी जा सकते हैं। ऐसा है अरुण जी कि शासन बड़े मन से चलता है। जैसा अटल जी ने कहा, पहली बार जब देश के प्रधानमंत्री बने थे ना, गूगल के ऊपर है, लोकसभा के पटल के ऊपर है, उन्होंने कहा कि
आज मुझे देश का प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मिला है। मेरे से पूर्व प्रधानमंत्रियों ने इस देश के लिए जो किया वो भुलाया नहीं जा सकता। मैं ये कतई नहीं कहता चुनाव के अंदर हमारे आपस में वैचारिक मतभेद होते हैं, हम आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन आज हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। मोदी जी ने क्या कहा प्रधानमंत्री बनने के बाद में? अभी कि स्टेटमेंट 70 दिया साल ना? में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ये उनका छोटापन था। अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण देखो आप और मोदी जी का भाषण देख लो, आप तुलना कर लेना दोनों के अंदर। आप जो प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं, सबका अपना अपना व्यक्तित्व होता है, उस व्यक्तित्व में आप ज़्यादा अच्छी तरह जान सकते हैं। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ मोदी जी की सरकार ने जो काम किया आप डिनाई करते हैं। 370 हटाना अच्छा था, हाँ या ना? अच्छा था या देश हित में था या नहीं? देखिए 370 समय के अनुकूल हटना उचित था, लेकिन जिस तरह का इन्होंने उस 370 का मिसयूज किया और जिस तरह से राजनीति की, आज कश्मीर के अंदर हालात वैसे के वैसे जो बने हुए हैं। डेवलपमेंट हो रहा है आपको भी दिख रहा होगा, जो विदेशी आज सैलानी आ रहे हैं, जो कश्मीरी इकोनॉमी का जो मुझे एक बात बताओ, बूस्टअप हो रही है, वो आपको दिख रही होगी ना? वो आंकड़े हैं, वो आंकड़े आपके कहने से कहने जयपुर के राजस्थान की तो बात नहीं करता। ठीक है, मैं मानता हूँ कि साजिश हुई है, रोज हो रही है, अभी इन दिनों ज्यादा हो रही है। हाँ, फिर उस पे एक्शन हो रहा है, गवर्नमेंट काम कर रही है। ये कोई बात हुई? सेना लगी पड़ी है, सेना का जवान शहीद हो रहा है, 90 से एक्शन हो रहा है। 90 से जो शहीद हो रहा था वो गलत था क्या? 10 साल से आप शांति की बात कर रहे हो, तो क्यों शांति नहीं हो रही है वहाँ? आंकड़ों के मुताबिक कहीं जो 90 से जो अशांति थी उसमें कहीं बहुत शांति है। उस मुकाबले में आंकड़ों की जो शहीद हुआ करते थे सैनिक, उस आंकड़ों की बात कर रहा हूँ मैं, उस गणित की बात कर रहा हूँ मैं। वापस डेवलपमेंट पे आते हैं। जो रोड हाईवेज जो बन रहे हैं 48 किलोमीटर 32 किलोमीटर, फिर अभी 40-42 किलोमीटर डेली बन रहे हैं। आंकड़े दिखने में और हकीकत में क्या फ़र्क है क्या? देखिए आंकड़ों की बात जो आप कर रहे हैं, रोज वीडियो आ रहे हैं अरुण जी कि किस तरह के हाईवे बन रहे हैं, किस तरह का हाईवे तो ऐसे भी बना करते थे 60 साल पहले और या 20 साल पहले कि रोड बन जाती थी पेपर में। मेरा जवाब सुनिए, वो रेगिस्तान में मिट्टी में मिल जाती थी। आप मेरा जवाब सुनिए। आप जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट सामने दिख रहा है कि बिहार के अंदर किस तरह से पुल पानी में बह रहे हैं, किस तरह से अयोध्या के अंदर जो विकास हुआ, किस तरह से राम मंदिर टपक रहा है, किस तरह से 12,000 करोड़ का संसद भवन टपक रहा है, किस तरह से एयरपोर्ट, संसद का एक कोना टपक जाए या कहीं से पानी आ जाए उसको संसद भवन टपकना कहते हैं। तो ये मतलब दिख रहा है ना, ये उसकी विशालता नहीं दिख रही, आपका उसका पराक्रम नहीं दिखा जो इसमें ये दिख रहा है ना। तो एक जगह एक कोना टपक गया तो वो टपकना हो जाए। मुझे एक बात बताइए आप, और जो कांग्रेस की सरकार में 10 साल पहले जो वो दिल्ली एयरपोर्ट पे जो टपकना हुआ था, जो वो गिर गया था, उसका एंट्रेंस ही गिर गया था, शायद एक ड्राइवर मर भी गया, टैक्सी ड्राइवर। बाद में पता चला कि कांग्रेस की सरकार में बना था, फिर शांत हो गए आप लोग। ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है कोई ज्यादा कदा घटनाएं हो सकती है। मैं बताऊं आपको, उसके अंदर क्या है कि वर्तमान सरकार ने जो ये इलेक्ट्रो बॉन्ड लेके आई थी ना, और उस इलेक्ट्रो बॉन्ड के पर्दे के आड़ में जिन ठेकेदारों को, जिन बड़े लोगों को जो गवर्नमेंट ने काम दिए हैं, टेंडर दिए हैं, ये उसका परिणाम है कि हमने पैसा दे के हमने काम करवाया है। तो इसलिए क्या है कि भ्रष्टाचार खुल के कर रहे हैं, वो सीमेंट की जगह मिट्टी लगा रहे हैं। कौन देखने वाला है? क्योंकि सरकार का उनके ऊपर ना पूरा आश्चर्य है। अगर सरकार का आश्चर्य नहीं होता तो किसी इंजीनियर की या किसी ठेकेदार की हिम्मत हो सकती है क्या इस तरह से सरकारी पैसे का मिसयूज करके इतना कमजोर ना निर्माण कर दे? मिसयूज तो 70 साल में हुआ ही है ना। ये सब जो है तो देश में इतना पैसा लगा है। अगर राजीव गांधी खुद ने कहा है कि 90 पैसे भ्रष्टाचार में जा रहे हैं, 10 पैसे डेवलपमेंट, 10 पैसे एक्चुअल में इंप्लीमेंट हो रहा है और 90 पैसे। तो ये भ्रष्टाचार जब राजीव गांधी जी को दिख रहा है और आम कांग्रेसियों को नहीं दिख रहा, आपको नहीं दिखता? देखिए राजीव गांधी देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे, बिल्कुल निष्कलंक, पाक और साफ। उन्होंने इस बात को, इसमें कोई दो राय नहीं, राजीव गांधी उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था बम्बई अधिवेशन के अंदर कि मैं गरीब के लिए जो पैसा भेजता हूं केंद्र सरकार से, उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो भ्रष्टाचार में जाता है। 90%, 10 पैसा ही पहुंच रहा है। तो मुझे एक बात बताइए कि ये उनकी मानवता और उनका बड़पन था या बड़पन था? उसमें कोई दो राय नहीं। राजीव गांधी होते तो हो सकता है कांग्रेस की ऐसी हालत ही नहीं होती। व्यवस्था को कांग्रेस में कहीं ना कहीं लीडरशिप का मतलब लीडरशिप कमजोर हुई है। कहीं ना कहीं कांग्रेस में संगठन कमजोर हुआ है। हो सकता है राजीव गांधी होते या राजेश पायलट होते तो संगठन और मजबूत होता, कांग्रेस की स्थिति और बेटर होती। अभी वाली परिप्रेक्ष्य में किस तरह से देखते हैं जो अभी लास्ट इलेक्शन में विधानसभा में या संसद इलेक्शन में जो कांग्रेस दौड़ के
भर भर के बीजेपी में शामिल हुए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? आप तो पुराने कांग्रेसी हैं। देखिए, हर व्यक्ति की अपने खुद का निर्णय होता है और कहीं ना कहीं उनके मन में डर था। किस बात का डर? डर कई प्रकार के आप होते हैं। बताएं थोड़े खुले। ईडी का डर, सीबीआई का डर। नहीं, ईडी का डर और सीबीआई का डर किस तरह से डरा सकती है? आपने कुछ काम ही नहीं किया तो ईडी सीबीआई क्या कर लेगी आपके विपक्ष में? मैं आपको एक नहीं 50 उदाहरण गिना दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में क्या किया। सब कांग्रेसी थे ना। मैं कांग्रेस की बात कर रहा बात तो हूँ, सुनो उसने तो। क्या किया मैं तो बात कर रहा जवाब तो हूँ। सुनिए। आपके नेता थे ना, आपके परिवार के थे ना। उठाया उसका जवाब दे रहा हूँ मैं। जी, आपने जो प्रश्न उठाया उसका जवाब दे रहा हूँ ना मैं, कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर एक अभियान चलाया जी, खुद को मजबूत करने के लिए कि जितने विपक्ष की दूसरी पार्टियों के जो नेता हैं उनको ये इनके इन प्रकार हमारे पक्ष में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराओ। अच्छा, वो जब तक विपक्ष में थे, कांग्रेस में थे, तब तक तो वो भ्रष्ट, करप्ट सब कुछ ना, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की उसके बाद उनके सारे जो चरित्र थे वो पाक साफ हो गए। तो ऐसी क्या वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी कि उसके अंदर जाने के बाद में चाहे टीएमसी के नेता हो, चाहे एनसीपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे समाजवादी की हो, आपने सही मुद्दा उठाया। हर पार्टी का नेता आपका वहां जाने के मुद्दा, बाद आपकी बात सही है कि बीजेपी में जाने के बाद ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जो व्हाइट हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, पाक साफ हो जाते हैं, दाग साफ हो जाते हैं, दाग साफ हो जाते हैं। उनकी जांच जो चली हुई होती है। लेकिन ये आपने स्वीकार कर लिया ना कि वो कहीं ना कहीं भ्रष्ट थे। तो निश्चित रूप से इसीलिए गए, भ्रष्ट थे, इसीलिए गए। मतलब कांग्रेसी ईमानदार भ्रष्टाचार में लिप्त थे। ईमानदार कांग्रेसी कोई नहीं गया, आज तक वहां टिका हुआ है। सब इधर रह गए और सब बेईमान कांग्रेसी बीजेपी में चले भारतीय गए। जनता पार्टी के अंदर जो गया है वो भारतीय जनता पार्टी का आपका ही परिवार का बेईमान, अगर बेईमान आपने भी बेईमानी स्वीकार कर ली, कहीं ना कहीं वो बेईमान थे, चीटर थे, या उनके मतलब जो भी उनके ऊपर आरोप लगे वो सही थे। मतलब देखिए, ऐसा है कि आदमी जो है ना, भारतीय राहुल कसवा क्यों आया कांग्रेस में? नहीं, वो अलग मुद्दा है ना। अलग क्यों वो तो एक राजनीतिक मुद्दा है, उन्होंने सीट नहीं दी तो आगे इधर। तो ये कांग्रेस के भी लोगों को, कईयों को सीट की लालसा थी। आपने कहा ना, आपने कहा डरा के धमका के सीबीआई ईडी इनका ये तो खुलेआम था। ये तो खुलेआम था कि पूरे देश के अंदर जो है डराएगा किसको? थानेदार किसको डरा सकता है? जो आरोपी होगा उसको डरा सकता है। का मिसयूज किया। मिसयूज कौन करेगा? जब आप पाक साफ हो, आपके ऊपर ईडी आ सकती है क्या? मेरे पे नहीं आ सकती, इसलिए मैं बैठा हूं। आ सकती है क्या? इसलिए मैं नहीं गया। क्यों नहीं? क्यों? इसलिए मैं नहीं गया। आपका चरित्र सही है तो आप निकल जाएंगे सांप होके। बिल्कुल नहीं, उसमें क्या दो रहा है? लेकिन मैं एक बात हूं आपको, आप जो है मानव स्वभाव होता है, अगर आदमी कहीं डरपोक है, डरा हुआ है तो वो जाएगा। ये तो जो कांग्रेसी डरपोक है, डरा हुआ है और जो करप्ट है वो बीजेपी में चला गया। आपका कहना है विचारधारा का कोई मतलब नहीं है? आपका कहना है उन्होंने कहा कि लोग तो आज भी टिके हुए हैं, विचारधारा के लोग तो आज भी टिके हुए हैं। कांग्रेस में राम मंदिर के खिलाफ, राम को स्वीकार नहीं किया, इसलिए हम आज बीजेपी में हैं। हम बीजेपी की विचारधारा को स्वीकार करके बीजेपी में हैं। हम राम के मुद्दे पे, राम के लिए बीजेपी में हैं। हम देश के विकास के लिए बीजेपी में हैं। आप कह रहे हैं विचार, आप बोल रहे हैं वो भ्रष्ट है इसलिए बीजेपी में। तो अरुण जी, मुझे एक बात बताइए, वो 10 साल तक कांग्रेस के अंदर क्या कर रहे थे? फिर 10 साल पहले उनकी आत्मा क्यों नहीं जगी? अभी क्यों जगी है उनकी आत्मा? अगर वो करप्ट और भ्रष्ट नहीं है तो 10 साल पहले भी तो ये बात कह सकते थे वो कि राम मंदिर के मामले में हम गए हैं। आज क्यों कह रहे हैं वो? इसलिए कि उनको खाने के लिए रसगुल्ला चाहिए, इसलिए वो गए हैं भारतीय जनता पार्टी में। कोई विचारधारा नहीं थी उनकी। अच्छा, रसगुल्ले के लिए गए? हाँ बिल्कुल, रसगुल्ले के लिए गए हैं। जो लोग गए हैं वो अपने निजी स्वार्थों के लिए गए हैं। निजी स्वार्थ है, कोई विचारधारा नहीं। कोई विचारधारा नहीं है। आपका मतलब ये है कल तक जो है ना वो कांग्रेस ही बने हुए थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी। और एक समय आएगा जब शासन भारतीय जनता पार्टी का नहीं होगा, जब उनको कोई देखने वाला नहीं मिलेगा। 30, 40, 20 साल सेवा देने के बाद वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए हैं, तो रसगुल्ला खाने के लिए गए हैं? मतलब बिल्कुल निश्चित रूप से इसीलिए गए हैं वो। कोई विचारधारा नहीं है। तो उनकी कोई विचारधारा नहीं, कोई विचारधारा नहीं है। ये कहने का मतलब हो गया कि नेता की कोई विचारधारा नहीं बची। विचारधारा अगर नेतागिरी में कोई विचारधारा। भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हो गया था, 44 साल हो गए। अगर विचारधारा होती तो वो क्यों कांग्रेस में रुके हुए थे, क्यों कांग्रेस में बैठे हुए थे? इसलिए कि कांग्रेस का शासन था। आप कांग्रेस की विचारधारा को सही मानते हैं? बिल्कुल सही है आज भी, और कांग्रेस सब धर्मों को साथ लेके चलती है, समाजवाद में विश्वास करती है। काम कर रही है,
जो जातिगत जनगणना पे बांटने का काम कर रही है वो सही है? बिल्कुल नहीं बांटने का काम करी है। उस वर्ग को, जिस वर्ग को लाभ नहीं मिला, जो वर्ग पहले पिछड़ा हिंदू हुआ है, मुसलमान को जो बीजेपी का अलग कहना थलग है। पड़ा हुआ है, उसको सामाजिक रूप से समानता देने के लिए, साथ बिठाने के लिए जातिगत जनगणना की बात कर रही है। आपने लाभ दिया ना एसटी एससी करके, एसटी एससी अलग अलग विचारधारा में ये तो आरक्षण संविधान देंगे। ने दिया, हमने कहाँ दिया? आपने ये तो एजुकेशन बाबा नहीं साहब कराया। अम्बेडकर, ये तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बाबा बनाया, साहब अम्बेडकर संविधान कौन के सी कारण पार्टी मिला के, है। कौन से आप- पार्टी के नेता थे? बाबा साहब अम्बेडकर तो ना जो है वो कांग्रेस में तो ना कभी रहे ही नहीं। वो तो ना निर्दलीय चुनाव लड़ा उन्होंने, और संविधान निर्माता समिति जो थी उसके वो चेयरमैन थे, और चेयरमैन की हैसियत से उन्होंने जो संविधान बनाया। आज भारतीय जनता पार्टी वो संविधान को कांग्रेस ने स्वीकार किया, एसटी एससी मतलब अलग अलग विचारों में आरक्षण दिया, अलग अलग कम्युनिटी को बांटा, हिंदू को बांटा ना आपने, हिंदू को बांट के आपने राज किया। एसटी एससी और जो भी विचार जो बनाए, आपका वोट बैंक केवल मुसलमान एसटी एससी रह गए आपका। अरुण जी, आप कौन से जमाने की बात कर रहे हो? कांग्रेस ने जो राज किया आज़ादी के बाद में, उसके अंदर कांग्रेस को जितना बहुमत मिलता था, और 1980 में जो कांग्रेस को ना सीटें मिली, 1985 में जो 415 सीटें मिली, क्या वो मुसलमानों की वजह से मिली थी क्या? 415 सीटें 543 में जीतना, इंदिरा गांधी का 270 सीटें जीतना। आप कौन से जमाने की बात कर रहे हो? किस विचारधारा की बात कर रहे हो? मैं इसी जमाने की बात कर रहा हूं ना। कांग्रेस जो है ना, सबको साथ जातिगत लेके चली जनगणना है। की बात कर और रहा हूं मैं। आज कांग्रेस जो है ना, वो अगर कहीं कमजोर हुई है, कांग्रेस ने कई दौर देखे हैं, कांग्रेस ने कई दौर देखे हैं। एक समय आएगा वापस कांग्रेस जो है पुनः देश के ऊपर शासन करेगी। आज कमजोर है तो आप ये कह सकते हैं, लेकिन आप वो दिन भूल रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद जीत के आए थे पूरे 543 में से। जी, आपने अपनी विचारधारा को बहुत अच्छी तरह रखा, और मैं उम्मीद करता हूँ खुल के जिस तरह से आपने अपने विचारों को प्रकट किया, आगे भी इस तरह से करते रहेंगे। और आपके विचार, कांग्रेस के विचार हम अपने आपकी आवाज़ के प्लेटफॉर्म पे रखे रहेंगे, और जनता की तरफ से जो सवाल आएंगे हम आपसे खुल के पूछेंगे और खुल के बात करेंगे। जी बिल्कुल। जी, ये मंच खुल के बात करने का है, आपकी आवाज़ का। जी धन्यवाद गिरिराज जी, आप यहाँ पे आए और आपने जिस तरह से जिस तरह से अपने विचार रखे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए, मेरे विचार जानने के लिए धन्यवाद।